हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फोर्स क्या होता है और एनर्जी क्या होती है और सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है और फोर्स क्या क्या कर सकता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से कहिए इसको अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ये बॉय साइकिल चला रहा है और दूसरी पिक्चर में ये गर्ल क्या कर रही है, आटे से रोटी बना रही है ना। थर्ड पिक्चर में खाना भी खाया जा रहा है। फोर्थ पिक्चर में बैग टांग के स्कूल जा रहा है बच्चा और फिफ्थ पिक्चर में फुटबॉल को किक कर रहा है। तो इवन इन सारे के सारे पिक्चर्स में कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये साइकिल से जो चला रहा है बंदा यहाँ पर, तो यहाँ पर पैरों से पैडल घुमाना पड़ता है ना। तो क्या है कि यहाँ पर पैरों से फोर्स लग रहा है। रोटी बेलने में हाथों से फोर्स लग रहा है ना। और यहाँ पर इवन आप चम्मच से भी खाना खा रहे हो तो चम्मच उठाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, बट लगाना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह से नीचे ये बच्चा बैग टांग के जा रहा है, तो बैग उठाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और फुटबॉल रखी हुई है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए पैर से किक करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो ये पुश और पुल जो होता है इसी को हम फोर्स कहते हैं। इवन आप डोर खोलोगे तो क्या करोगे, डोर खोलने के लिए पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए, है ना। तो जब ही वो डोर ओपन होगा या क्लोज होगा, पुश और पुल करने पर ही। इन एवरीडे लाइफ वी सी परफॉर्म मैनी एक्शंस दैट इन्वॉल्व अ पुश और पुल। इन अ फुटबॉल द बॉल इज बीइंग पुश्ड व्हेन द प्लेयर किक, अ टग ऑफ वार पीपल आर पुलिंग द रोप। जब कोई बॉय बॉल को किक करता है तो वहाँ पर वो पुश कर रहा होता है। और टग ऑफ वार आपने देखा होगा, रस्सा एक रस्सी है और इसको बहुत सारे लोग खींच रहे हैं, है ना। ये बहुत सारे लोग इधर से इधर खींच रहे हैं और इधर से ये लोग इधर खींच रहे हैं, है ना। तो जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा वो रस्सी उधर ही खींची चली जाएगी, जिधर कम लगेगा फोर्स वो लोग आगे खिसकते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पुल हो रहा है दोनों तरफ से लोग रस्सी को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर कोई अगर पुश लग रहा है या कोई पुल लग रहा है तो कह सकते हैं कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। अ मैन पुशिंग अ कार्ट, कोई मैन है कार्ट को पुश कर रहा है। जैसे आप जाते हो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हो तो कार्ट को धक्का देते नहीं, धक्का देते हो तो वहाँ पुश करना है। अ चेयर पुलिंग और अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय वैगन। और आपने तो बहुत से लोगों ने खेला भी होगा ये वाला खेल, एक कार ली, है ना, और टॉय कार में क्या करा, रस्सी बांध ली और यहाँ पर कोई बॉय है उसको पकड़ के खींचेगा। खेला होगा आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉय टॉय कार को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और अ गर्ल ओपनिंग अ डोर, कोई लड़की डोर खोल रही है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है ना। ओपनिंग अ डोर आर अदर एग्जाम्पल्स इन विच अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, वी कैन नॉट सी फोर्स, चूंकि हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट, हम इसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन हैव एन ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखो। तो पहला जो इफेक्ट है वो है फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। यानी स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है उसको वो मूव में ला सकता है, यानी चला फिरा सकता है। और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, या कोई सपोज ये बॉल लुढ़कती हुई जा रही इधर को
और आप आए और यहाँ से इसमें लात मार दी तो क्या होगा, ये उसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। यानी रुका हुआ है वो चल जाएगा और चल रहा है उस पर फोर्स लगाएंगे तो और तेज़ हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, मतलब ये बॉल है इधर से इधर आ रही है और आपने इधर को ही लात और मार दी इसमें, तो ये आगे बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर ये बॉल इधर से इधर आ रही है और इधर से कोई बंदा इस पर फोर्स लगाता है तो क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगी और अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी चली जाएगी। ऐसा होता है ना। और चाहो तो एक बॉक्स है, खिसका के देख लो आप इसको। अगर बॉक्स को इधर खिसकाओगे इधर खिसक जाएगा, इधर से भी अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, मान लो यहाँ वाला बंदा कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और यहाँ वाला 4 लगा पा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में ही रहेगा। इधर ज़्यादा है तो इधर वाला बंदा इसको धक्का दे देगा और जो बॉक्स होगा वो इस डायरेक्शन में ही खिसक जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करता है फोर्स, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा देता है और जो मूव कर रहा है पहले से ही उसको सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो और फास्ट हो जाता है। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप। और किसी लुढ़कते हुए ऑब्जेक्ट को या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के रोक भी सकते हैं या उसकी स्पीड भी कम की जा सकती है। ये केवल जब ही होगा जब डायरेक्शन होगी अपोजिट साइड में। यानी कि यहाँ पर कोई बक्सा इधर खिसकाया जा रहा है, आपको इसको स्लो करना है तो आप फोर्स इधर लगाइए, रोकना है तो भी फोर्स आपको इधर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। बॉक्स ही छोड़ के यहाँ कोई भी आप कार ले सकते हो। कार, अगर कोई कार है ना, और इसको इधर धक्का दिया जा रहा है और कुछ लोग इधर धक्का दे रहे हैं, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो दूसरी तरफ को धक्का दे सकता है ना। या सपोज ये कार इधर से इधर आ रही है और इसको स्पीड कम करना है तो आपसे इधर से इधर को धक्का लगाना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ज़्यादा तेज़ धक्का लगा देंगे तो इसकी स्पीड ख़त्म, यानी कि ये कार रुक भी सकती है। ठीक है ना। Force can change the direction of a moving object when it is applied at an angle to the direction of the moving object. अब क्या है, सपोज ये बॉल है, बॉल इधर से इधर आ रही है, इसको इधर जाना चाहिए आगे, लेकिन आपने क्या किया, आप आए और यहाँ से इसको लात मार दी तो ये इधर ना जाके इधर मुड़ जाएगी, मतलब इधर से इधर मुड़ जाएगी, है ना। इसकी डायरेक्शन जो है सीधी ना जाके यहाँ से इधर मुड़ गई, यानी कि डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। तो क्या होता है, फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे प्लास्टिक का पाउच है, आप उसमें ताकत लगाओ तो क्या होगा, पिचक जाएगा, है ना। खाली बोतल है आपकी, उसमें ताकत लगाओगे प्लास्टिक की बोतल में, वो क्रश हो जाएगी, यानी कि पिचक जाएगी। तो उसकी शेप चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। या आप कोई रेक्टेंगल पेपर ले लो, उसको तोड़ो मरोड़ो तो गोल गोल बन जाएगा वो, है ना, यानी कि उसकी शेप रेक्टेंगल से स्फीयर की शेप में आ गई। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को की शेप को जो है वो चेंज कर सकता है। यानी फोर्स के 4 काम हुए। क्या, पहला, रुके हुए को चला सकता है या उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात, उसकी स्पीड कम कर सकता है और उसको रोक भी सकता है। 4 काम हो गए। और 5वां काम, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देता है। क्लियर। ये तो हुए फोर्स के इफेक्ट्स, फोर्स क्या कर सकता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ देम आर ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इसमें से कुछ फोर्स जो दे रखे हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए देखो, ये मेरे हाथ में यहाँ पेन है, जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये नीचे गिर गया, है ना। फिर देखो, ये ड्रॉप किया, ये नीचे आ गया। इसी तरह से पेन ही नहीं, ये बुक है, बुक यहाँ से उठाई, ये ड्रॉप करी, ये भी नीचे आ गई, है ना। और ये है, ये भी इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखो, ऊपर से उठाया, छोड़ा, नीचे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है ना।
एक फोर्स अर्थ जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, यानी आप ऊपर जंप करोगे तभी आप नीचे ही गिरोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रही है एवरीथिंग विजिबल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर जो भी चीज़ प्रेजेंट है उस सारी चीज़ को वो अर्थ अपनी तरफ खींचती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, अर्थ से जुड़ी रहती है। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और ये क्या करती है? ग्रेविटी कीप्स अस एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ग्रेविटी हमें और सारे जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट हैं उन सबको ग्राउंड पर बनाए रखती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? सोचो जरा। बिल्कुल, हम सब लोग आयरन मैन बन गए होते और हवा में उड़ रहे होते, है ना। और इवन हम चल भी नहीं पाते ग्रेविटी के बिना, बहुत ही मुश्किल होता। फिर अगला फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये चुंबक लगाती है किसी भी, किस पर? आयरन के ऑब्जेक्ट पर, निकल पर या फिर कोबाल्ट पर। मैग्नेट 3 चीज़ों पर अपना फोर्स लगाती है, आयरन, निकल और कोबाल्ट। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म इज द फोर्स विच इज मैग्नेट अट्रैक्ट्स सच मेटल्स आयरन, निकल एंड अदर मैग्नेट्स। और अदर मैग्नेट्स को भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है। मैग्नेट में आल्सो रिपेल ईच अदर वाइल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स से एक दूसरे को वो रिपेल भी कर देती है मैग्नेट, है ना। रिपेल करना क्या मतलब? जैसे आपने खेला होगा कभी, ये मैग्नेट लीजिए और एक मैग्नेट यहाँ पर और लीजिए, जब इसको इसके पास लाओगे तो क्या करेंगे? ये आपस में जाके चिपक जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, ये इसको आगे धक्का भी दे देती है। अगर हम उसको डायरेक्शन चेंज कर दें, ये वाला सिरा इधर कर दें और ये वाला सिरा इधर कर दें, तो क्या होगा? ये रिपेल करने लग जाएगी, ठीक है ना। तो मैग्नेट अट्रैक्ट भी करती है, रिपेल भी करती है, नहीं कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे या मैग्नेटिज्म कहेंगे। तो 2 तरह के फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। फिर अगला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Since ancient times, it is known as the material such as amber get charged when rubbed with other materials and attract lighter objects. Similarly, you run a comb through dry hair, the comb gets charged and it able to attract tiny bits of a paper when thrown near it. The force that charged body exerted on other charged और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में एक कॉम्ब है और यहाँ पर मैंने ये पेपर कुछ डाल रखे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, पेपर काट के रखा हुआ है। अब यहाँ कॉम्ब इसके मैं पास लाया हूँ, ये पेपर उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं कॉम्ब को चार्ज करूँगा तो इसमें एक फोर्स आ जाएगा, उस फोर्स को कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे चार्ज होगा? देखो यहाँ पर ये मिस्टर आरब हैं, इनके बाल हम कॉम्ब कर रहे हैं, सिर्फ ये देखो, ठीक है ना। ये सिर्फ बाल कॉम्ब करना है। अब क्या हुआ? ये चार्ज हो गया और जैसे ही पेपर के पास लाएंगे, ये सारे के सारे पेपर इस पर क्या हुए? ये अट्रैक्ट हो गए। यानी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉम्ब को रब करने से इसमें एक फोर्स आ जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो इसमें आके चिपक गए। देखो, है ना। अब तो समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ओके, आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया होगा। यानी कि एंशियंट टाइम में जो कुछ लोग होते थे वो अंबर एक मटेरियल होता था, उसको चार्ज कर लेते थे किसी न किसी चीज़ पे रब करने के बाद, जो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता था, जैसे भी हमने आपको दिखाया यहाँ वीडियो में, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल फोर्स की। अब मैकेनिकल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन अ पुल और पुश कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। व्हेन यू ओपन अ डोर, योर हैंड पुश द डोर, ओपन इट। मैकेनिकल फोर्स कैन बेंड, ब्रेक और कंप्रेस थिंग्स।
ये क्या होता है? अ मैकेनिकल फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन अ पुल और पुश कम इन फिजिकल कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट से पुश और पुल जो है वो फिजिकल कांटेक्ट में आता है। जैसे व्हेन यू ओपन द डोर योर हैंड पुश द डोर, जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो आपके हाथ क्या करते हैं? डोर को पुश करते हैं और ओपन करते हैं। तो मैकेनिकल फोर्स कैन बेंड, ब्रेक और कंप्रेस थिंग। ये किसी भी चीज़ों को बेंड कर सकता है, ब्रेक कर सकता है या कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, उसको कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। फिर बात करते हैं बियॉन्ड फोर्स। ये बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर विल आइदर सिंक और फ्लोट ऑन इट। या तो उसमें डूब जाएंगी पानी में या तैरने लगेंगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिराया जाता है, द वाटर एक्सर्ट्स अ नेट अपवर्ड फोर्स। तो वाटर जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, यानी कि आपने आइस डाली है तो डूबेगी नहीं, बल्कि नीचे से एक फोर्स लगेगा जो इसको तैरने में मदद करेगा। तो दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। तो इसी अपवर्ड फोर्स को हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये कितना होता है? जितना वाटर हटाया उस ऑब्जेक्ट ने, जितना हिस्सा इसका डूबा होगा उतना हिस्सा तो हटाएगा वाटर, तो उतना ही फोर्स ये ऊपर को लगाता है। और जो पानी हटेगा वो वाटर जो है उसका वेट उस फोर्स के इक्वल होगा। अब कैसे मान सकते हैं कि कितना पानी हटाया? तो उसका आप एक एग्जांपल ले लो। सबसे पहले एक ग्लास लो बिल्कुल फुल, यहाँ आधा भरा हुआ है, आपको क्या करना है? इसकी ब्रिम तक भरना है पानी, यहाँ तक भरना है ब्रिम तक। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट डालेंगे जो तैर जाता हो, चाहे वो लकड़ी हो या आइस क्यूब हो, तो जब कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो पानी कुछ ना कुछ तो नीचे फैलेगा, है ना। फिर बाद में जो पानी नीचे गिर गया किसी और बर्तन में आप रख के प्रैक्टिकल करना, तो उस पानी का वेट करना, तो वो जो वेट होगा वो क्या होगा? इस बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होगा, है ना। द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज, तो उन्होंने ही ये प्रिंसिपल बताया था सबसे पहले कि ऐसा होता है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर है फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। इससे पहले पढ़ लेते हैं, लेट्स डिस्कस में व्हाई इज देयर मोर चांस ऑफ स्लिपिंग ऑन वेट फ्लोर देन ऑन अ ड्राई वन। तो चलिए अभी पहले हमें फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना पड़ेगा, तब हम इसका आंसर दे पाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? और फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस सरफेस। यानी किसी सरफेस पर यह फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। सरफेस जितनी स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा, और जितना सरफेस इसकी उबड़ खाबड़ होगी उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन always act in direction of opposite the direction of movement of an object। सपोज यहाँ पर कोई एक सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, कोई बंदा इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो सरफेस है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। या यहाँ पर एक सरफेस सपोज ये है और एक बॉल इधर लुढ़काई जा रही है, ठीक है। अब बॉल, अगर ये सरफेस चिकनी है तो बॉल आराम से रोल हो जाएगी, और ये सरफेस अगर इस तरह से उबड़ खाबड़ है तो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट के अपोजिट में ये वर्क करता है। इट कैन स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट को स्लो कर सकता है। स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग ऑल टुगेदर, और उसको रोक भी सकता है। इन जनरल मूवमेंट अक्रॉस स्मूथ सरफेस सच एज आइस और ग्लास प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन। सच लेट अस डिस्कस सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। हालांकि आपको फ्रिक्शन तो समझ में आ गया होगा। अगर चिकनी सड़क है तो बॉल दूर तक लुढ़क के चली जाएगी, और सड़क उबड़ खाबड़ है तो बॉल
जल्दी रुक जाएगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सतह होगी, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा ही उसमें लग रहा होगा। इसके लाभ क्या क्या हैं फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉक। ग्राउंड पर जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से ही हमारा वॉक करना पॉसिबल है। वी फाइंड हार्ड टू वॉक ऑन आइस और ऑन अ स्मूथ सरफेस। अगर चिकनी सरफेस हो, है ना, या आइस पे चलना हो, या पॉलिश्ड फ्लोर पे चलना हो, या कहीं फर्श पे तेल गिरा हुआ हो, तो सरफेस पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ पर स्लिप होने का और गिरने का खतरा रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन स्लिप ऑन अ आइसी ग्राउंड और अ वेट फ्लोर। इसीलिए हम आइसी ग्राउंड होगा, कहीं बर्फ़ पड़ी हुई हो या गीला फर्श हो, तो वहाँ पर गिरने का खतरा रहता है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड मेक्स देम रोल फॉरवर्ड। और टायर पर खांचे भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाए और वो चिपक के चलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सड़क चिकनी होगी तो टायर फिसलेंगे और गाड़ी भी गिर सकती है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। फ्रिक्शन बिटवीन द चाक एंड ब्लैक बोर्ड makes it possible for teacher to write on a blackboard. It also helps us to write on paper and erase pencil marks on paper using an eraser. इवन हम पेन से लिखते हैं तो भी फ्रिक्शन चाहिए होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिखना पॉसिबल नहीं है। और चाहे तो आप एक कागज़ लेना, उस पर ऑयल लगा लेना, फिर उस पर लिखने की कोशिश करना, या सपोज उस पर टेप चिपका लेना, है ना, सेलो टेप जो होता है, उसके ऊपर आप लिखने की कोशिश करना, तो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है ना। और पेंसिल भी चलाएंगे तो स्मूथ सरफेस पर पेंसिल नहीं चलेगी, और जितनी रफ सरफेस होगी वहाँ पर पेंसिल के मार्क्स अच्छी तरह से आएंगे और उसको हम इरेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अब भाई जिस चीज़ के एडवांटेज हैं तो वहाँ डिसएडवांटेज भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले अभी हमने जो छोड़ दिया था लेट डिस्कस, अब पढ़ लेते हैं। वाई इज़ देयर मोर चांस स्लिपिंग ऑन अ वेट फ्लोर देन ऑन अ ड्राई वन। अगर कोई फर्श है गीली, उस पर स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है सूखी फर्श से। ऐसा क्यों? गीली फर्श पे क्या होता है कि वाटर की वजह से फ्रिक्शन लेस हो जाता है और वो स्मूथ बन जाती है ना, तो हम उस पर आराम से गिर जाते हैं। फ्रिक्शन कम होगा तो हम उस पर जल्दी से टिक नहीं पाएंगे पैर और गिर जाएंगे। ड्राई पर ऐसा नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन मेक्स इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड करने में मुश्किल होती है फ्रिक्शन की वजह से। अगर आपको कोई हैवी बक्सा खिसकाना है और फर्श पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ऊबड़ खाबड़ फर्श है, तो वहाँ पर खिसकाने में दिक्कत होगी। अगर वहीं पर चिकनी फर्श होती तो आराम से बक्सा खिसक जाता। दूसरा, फ्रिक्शन जनरेट हीट। यू कैन फील इट बाय रबिंग योर पाम्स टुगेदर फॉर सम टाइम। अगर यकीन ना है तो आप एक काम करो, रेडी हो, ठीक है, मोबाइल रखो साइड में और दोनों हाथ उठाओ और इसको रब करना शुरू करो तेजी तेजी से। हाथ को रगड़ो और तेज रब कर लिया ना, अब इसको फेस पे लगाओ, देखो कुछ गरम गरम लगा, है ना। तो कह सकते हैं फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन काज डैमेज टू मशीन पार्ट्स सच एज कार ब्रेक्स। अब कार के ब्रेक अगर बार बार लगाएंगे तो हीट जनरेट होगी और वो कार के ब्रेक खराब हो जाएंगे जल्दी, इसलिए ब्रेक का यूज कम से कम करना चाहिए। फ्रिक्शन कॉज डैमेज टू टायर और व्हीकल्स। फ्रिक्शन की वजह से टायर घिस जाते हैं साइकिल के, है ना, और हमारे जूतों की तली भी घिस जाती है। देखा होगा, अगर नई चप्पल लाएं और जूते लाएं तो कुछ दिन बाद वो घिस जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत चलते हैं फर्श पे, तो फ्रिक्शन से वो घिसने लगते हैं। मशीन के पार्ट्स भी घिस जाते हैं। दिस इज़ द रीजन वाई मशीन पार्ट्स नीड टू बी ऑयल्ड रेगुलरली। इसीलिए उनमें ऑयल डाला जाता है। आपने सिलाई मशीन देखी होगी, आपकी मम्मा उसमें क्या करती है, तेल डालती है ना, वो इसीलिए क्योंकि उसके पार्ट्स जल्दी घिसे ना और ख़राब ना हो। इसलिए ऑयलिंग से क्या होगा, वो स्लिपरी हो जाएंगे, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और पार्ट्स जो हैं वो लंबा चलेंगे। समझ गए? लेकिन यहाँ पर एक दे रखा है, गेट इट राइट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, दिस इज नॉट ऑलवेज अ डिसएडवांटेज। ये हमेशा डिसएडवांटेज नहीं है। वी यूज टू द हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन टू लाइट अ मैच स्टिक। अब भाई माचिस जलाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ना, और हीट उत्पन्न होगी जब ही माचिस जल पाएगी, तो वहाँ पर हमें इसका एक एडवांटेज ही मिल जाता है हीट का। ठीक।
अब इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, इन्होंने बोला है कि बुक रखिए आप, उसके ऊपर एक स्लाइड के रूप में दूसरी बुक रखिए, फिर ट्राई कार को उस पर से लुढ़काइए। इससे क्या होगा कि वो लुढ़क के कुछ दूर तक जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद क्या करना है, एक बुक ऐसी रखिए जिसमें सरफेस इसकी उबड़ खाबड़ हो। जैसे यहाँ इसकी सरफेस जो है वो रफ है, तो यहाँ से कार जो है कम डिस्टेंस तक जाएगी। ये आप लोग करके देखना, ठीक है। बाकी एनर्जी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।